हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम लोग पढ़ के आ रहे थे, हम पढ़ते क्लास 11 बेटा। क्लास 11 का ये हमारे पास यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है क्या, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस यूनिट में बेटा हम बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको 6 लेक्चर पढ़ा रखा है। ये आज के क्लास में ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आज के क्लास में पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले हमने यहाँ पे, ये हमारा चैनल है जिसका नाम है बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन, और यह इस चैनल का एक ही मोटो मेरा पढ़ाने का, जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री में हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। यानी कि आपको अगर केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता है केमिस्ट्री में लिखना, तो हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप डर रहे थे केमिस्ट्री से, तो आप बहुत बेस्ट जगह पे आए हैं। ठीक है, चलो हम जीरो से हीरो केमिस्ट्री में बनाना सिखाएंगे आपको। आज के क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। और आज के क्लास में बेटा जो हम डिस्कस, और हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ाएंगे एक बार ये देख लो। देखो बेटा यहाँ पे जो भी हम पढ़ाएंगे, फ्यूचर, जेई, नीट, CBSE, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया। आप इंडिया के कोई भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं या CBSE से हैं, या फिर फ्यूचर में आप जेई नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के आज के क्लास को। आज के क्लास में 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास क्या है, दूसरा मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हाँ तो चलो। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अनमोल वचन है आपके लिए। क्या है अनमोल वचन सर? शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। यानी कि हमारे साथ शिक्षा हो और संस्कार हो, ये हमारे जीवन को और ऊंचा और क्या अच्छा बना देते हैं। ठीक है, बोलता है शिक्षा जो कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देती है, और संस्कार जो आपको कभी गिरने नहीं देती है। तो आप सभी बच्चे अपने साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना जरूरी है, क्योंकि संस्कार होगा तभी आप अपने से बड़ों को, अपने से बुजुर्गों को क्या सम्मान दे सकते हैं, और फ्यूचर में आप भी सम्मान पाएंगे। ठीक है, चलो इन सभी प्यारे प्यारे बातों के साथ बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है हमारे पास जिसका नाम है क्या, व्हाट डिड डाल्टन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। ये डाल्टन थ्योरी क्या है? देखो बेटा थोड़ा सा बैक जाओ, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5, तो वहां पे हम टोटल 5 लॉ पढ़ाए थे। उसमें से पहला था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और पांचवा अवगाड्रोज लॉ। ये 5 लॉ बेटा हम आपको पढ़ा चुके हैं बढ़िया से। ठीक है, हाँ उस 5 लॉ के बाद आपको हम एक और लॉ पढ़ाए थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या करता है? ये थ्योरी बोलता है कि एटम जो होते बहुत जो होता है क्या, स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल जो होता है मैटर का, उसी को हम एटम कहते हैं। एक और एक 2 एटम अगर कंबाइन किया तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, तो एटम के बारे में कौन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताते हैं। यानी कि एटॉमिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डाल्टन लॉ बताता है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को भी डाल्टन लॉ बताता है, यानी केमिकल फिलॉसफी को भी बताता है। डाल्टन लॉ कौन से टॉपिक को डिस्कस नहीं करता है? तो गैसियस वॉल्यूम को डाल्टन लॉ डिस्कस नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए। क्लियर है? हाँ, तो चलो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर लीजिएगा, चेक मार्क्स कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलो आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना। आगे लिखा विच लॉ स्टेट दैट की मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन बनने के दौरान मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो रिएक्टेंट में अगर 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट में भी 100 ग्राम ही रहेगा। और इस लॉ को बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो बोलता है इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, नॉट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नॉट। गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, नॉट। इसका आंसर केवल और केवल बी होगा, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि नहीं को, है ना? हाँ चलो जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से बच्चे लिख लो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोलता द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या, देखो हमने बताया था 5 लॉ केमिकल कंपोजिशन को समझने के लिए। ठीक है, कि एक एटम दूसरे एटम से कैसे कंबाइन होता है, कैसे एटम मिल करके, 2 एटम मिल करके
रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाता है, कौन कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो 5 लॉ हैं। उसी में से देखो यहां बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब है कि 2 एटम मिला और मल्टीपल मॉलिक्यूल को क्रिएट किया, तो उसी को बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहां पे कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन। देखो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन मिला, क्या बना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ये C+O2 क्या बना सर, CO2 बना। ठीक है, देख रहे हो, मतलब 2 ही एटम मिलकर के 2 अलग अलग रेशियो में कार्बन ऑक्सीजन बना रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो, यहाँ पे कार्बन का मास बोले कितना सर, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। यहाँ पे बात करें सर, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 दूना 32, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज द ऑप्शन 1। ठीक है, क्लियर है। हाँ, दूसरा क्या है, पोटासियम ब्रोमाइड या पोटासियम क्लोराइड। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा बेटा, एलिमेंट ही कंपाउंड ही अलग अलग है, तो ये तो मल्टीपल प्रोपोर्शन को नहीं फॉलो करेगा। वाटर का फॉर्मूला देखें, H2O, दूसरा D2O, फॉर्मूला ही अलग है, ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 टाइम्स, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 टाइम्स, तो ये दोनों नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन 1 होगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। हाँ, देखो जितना भी क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के साथ साथ जेई नीट में ये क्वेश्चन टच कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है क्योंकि टॉपिक अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। तो चलो कंटिन्यू, चलो बने रहो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन बेटा आ गया IIT जेई 1978, 1978 का ये क्वेश्चन है। देखो 1978 में ये क्वेश्चन पूछा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है क्या, कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है। कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2 अलग अलग एटम दिए, उसके मास दिया हुआ, तो अलग अलग एटम का जो मास है वो कॉम्बाइन कैसे होता है, अपने मोल के रेशियो के हिसाब से कॉम्बाइन होता है। तो देखो यहाँ पे 2 एटम है, बोलता है एक कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोलता है बेटा एक कंपाउंड दिया, 2 एटम है, कौन कौन, एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास दिया बेटा कितना, 28 ग्राम, पुट कर दो यहाँ पे, और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ कितना, 80 ग्राम। बेटा मोल कैसे निकालेंगे सर, मोल गिवन मास बटे मोलर मास, 28 बटे 14 इक्वल टू 2 मोल। यहाँ पे कितना, 80 बटा 16 इक्वल टू 5। ठीक है, देखो 2 यहाँ 5, फॉर्मूला क्या बना, N2O5, क्या बना सर, N2O5 बन गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या होगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, N2O5 बन गया। क्लियर माय पॉइंट, बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, हाँ चलो इस क्वेश्चन को लिख लेना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अब आते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास क्या चीज है सर, देखो हम एक चीज जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बात करें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हम बात करें थोड़ा सा, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बात करें, देखो टोटल 118 प्रकार के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और प्रत्येक एलिमेंट्स का अपना अलग अलग एटम, जैसे हाइड्रोजन का एटम, हीलियम का एटम, लिथियम का एटम, ठीक है, बेरिलियम का एटम, बोरॉन का एटम, कार्बन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, नियोन का एटम, ठीक है, समझ रहे हैं, सॉरी फ्लोरीन का एटम, नियोन का एटम, मतलब टोटल 118 एलिमेंट है, प्रत्येक अपने अपने एलिमेंट का अपना अपना एटम होता है। ठीक है, प्रत्येक एटम का अपना अपना कुछ ना कुछ साइज होगा, समझ रहे हो। हाँ, अब अलग अलग साइज, ऐसे साइज कैसे सर, देखो हमारे घर में 5 मेंबर हैं, घर में कितना 5 मेंबर है, जैसे तुम हो, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारी मम्मी, क्या सबका वजन एक जैसा है, बोलो नहीं। तुम्हारा वजन अगर 50 केजी का होगा, तुम्हारे फादर का वजन होगा 80 केजी, तुम्हारे मदर का वजन होगा 60 केजी, यानी कि अलग अलग लोग हैं तो उनका वेट भी क्या है, अलग अलग है। ठीक बेटा, वैसे ही अलग अलग अगर एलिमेंट का एटम लेते, जैसे हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, तो उसके अलग अलग एटम का एटॉमिक मास भी अलग अलग होगा। अब अभी हम एक बात बता चुके हैं कि जो एटम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, एक्सट्रीमली टीनी पार्टिकल होता है। अब इतना छोटा कण को कैसे मापेंगे, जैसे अगर तुम दुकान जाते हो, अगर तुमको चावल चाहिए तो क्या बोलते हो, सर चावल दो, पूछता है कितना केजी दें,
यानी कि रेफरेंस यूनिट उसके पास कितना, केजी। वो एक तरफ केजी का एक लोहा सा बाट चढ़ाता है और दूसरी तरफ क्या, चावल का दाना, और 1 केजी तोल के दे देता है आपको प्लास्टिक में या फिर रैपर के अंदर। अगर आप बोलते हो 1 केजी दाल दो, फिर से अगर मान लो 2 केजी दाल दो, 2 केजी इधर लोहे का बाट, 2 केजी दाल देके दे दिए। अगर कोई बोलता है क्या हमको 1 लीटर तेल दो, क्यों क्या करता सर, 1 लीटर निकालता है, नापता है, लो, समझ रहे हो। मतलब जितनी भी सामान है उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दुकानदार के पास कुछ ना कुछ टूल्स है, रेफरेंस टूल्स है, समझ रहे हो। वैसे ही एटम के मास को मेजर करने के लिए वैज्ञानिकों ने रेफरेंस एलिमेंट के एटम को चुना। क्यों, क्योंकि एटम अपने आप में बहुत छोटा चीज है, समझ रहे हो। हाँ, तो रेफरेंस भी बहुत छोटा होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने एटम के मास को मेजर करने के लिए जिसको चुना था, देखो क्या जरूरत पड़ा, देखो कहानी पढ़ो यहाँ पे। देखो बोलता है मास ऑफ एन एटम, एटम के मास को कैसे मेजर करेंगे। देखो बोलता है एन एटम इज वेरी स्मॉल, एटम का आकार बहुत छोटा होता है। देखो ये डॉट है ना, ये डॉट, इस डॉट का एकदम छोटा 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 कण 10 का पावर -10 मीटर से भागा दो, उतना छोटा होता है एक एटम का साइज। ठीक है, अब देखो एक एटम के साइज में, देखो ये एटम का एक्चुअल साइज, यहाँ एक्चुअल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बीच में जो होता है बेटा उसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 चीज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके जो कक्षा है, उस कक्षा में जो घूम रहा है बेटा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। बोलता है मास ऑफ एन एटम इज ऑल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल। बोलता है कि एटम का जो मास होता है बेटा वो बहुत ही अत्यंत छोटा होता है। मास ऑफ एन एटम इज ऑल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम का मास जो होता है बेटा बहुत बहुत छोटा होता है। अब बोलता है हाउ टू मेजर। अब सवाल सर इतना छोटा होता है जिसको नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसको मापे कैसे, उसको मापे कैसे, समझ रहे हो। ये मेरा बाल है ना, बाल का भी 10 गुना 20 गुना 1000 गुना छोटा, इतना छोटा एटम है। अब सोचो उसको मापेगा कैसे। तो वैज्ञानिकों ने बुद्धि लगाया। क्या बुद्धि लगाया सर, देखो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जो रेफरेंस यूनिट चुना था बेटा जिस एटम को, उस एटम का नाम था हाइड्रोजन। किसका चुना था, हाइड्रोजन। क्यों चुना था हाइड्रोजन, देखो बोला है कि 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू द अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मींस। देखो साइंटिस्टों ने 19वीं शताब्दी में एटम के मास को निकालने के लिए एक एटम का रेफरेंस यूज किया। जैसे हम लोग अगर सामान लेने जाते हैं दुकान में तो 1 kg का बटखारा यूज करता है सामान देने के लिए एज ए रेफरेंस यूनिट। वैसे ही अगर सोडियम को निकालना है तो एक एटम को फिक्स कर दिया गया। जैसे हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है उसको फिक्स कर दिया गया कि इसका मास को मान लेते, एक एटम का जो मास है, अगर सोडियम का एक एटम चढ़ाएंगे और इधर अगर 23 हाइड्रोजन का एटम चढ़ा, यानी सोडियम का जो मास है 23 हाइड्रोजन एटम के बराबर। अगर एक ऑक्सीजन का मास चढ़ाए एटम का और यहाँ पे कितना 16 हाइड्रोजन एटम चढ़ा, तो ऑक्सीजन का मास कितना हुआ 16 हाइड्रोजन एटम के बराबर। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं रेफरेंस या रिलेटिव मास यूनिट। ऐसे करके बताया गया था वैज्ञानिकों द्वारा 19th सेंचुरी में। अब सवाल सर हाइड्रोजन ही क्यों चुना गया था, कोई अदर एलिमेंट भी तो वैज्ञानिक उस समय चुन सकते थे, उनके दिमाग में बात आया था। देखो बेटा उस समय अभी भी और उस समय भी हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट था। ठीक है, बात समझ रहे। तो इसको क्या किया गया, अपने से एक रेफरेंस यूनिट ले लिया गया, आर्बिट्रेरीली असाइन ए मास ऑफ 1। इसका मास अपने से एज्यूम कर लिया गया कितना, कि इसका मास 1 है, विदाउट एनी यूनिट, बिना कोई यूनिट का, कोई यूनिट बताया नहीं, बस इसका मास 1 मान लिया गया। ठीक है, बोलता है अदर एलिमेंट वर असाइन मासेस रिलेटिव टू इट। अब इसके रिस्पेक्ट में अदर एलिमेंट का मास निकाला गया, मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन जो भी था उसमें, वो सबका मास इसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाने लगा। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, एक गैसियस एलिमेंट है, ये अकेले कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। तो इस केस में क्या किया गया, ये फेल हो गया, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल, ये लंबे समय तक नहीं चल पाया, ये फेल हो गया। वैज्ञानिकों ने इसके जगह एक बढ़िया एलिमेंट को चुनने का कोशिश किया और इनको आगे चल करके एक एलिमेंट मिला जो यूनिवर्सली सब जगह बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका मास हर जगह लगभग कांस्टेंट एक जैसा होता है पृथ्वी पे, तो इसलिए उसको चुना गया, किसको, कार्बन को। कैसे चुना गया सर, कार्बन। तो वही बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, वैज्ञानिकों ने चुना प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। व्हाट इज कार्बन 12,
देखो कार्बन का 3 आइसोटॉप होता है, कार्बन 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। ये तीनों में से सबसे ज्यादा पृथ्वी पे पाया जाता है 98% के आसपास, वह कार्बन 12। ठीक है, ये इजिली अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, तो इसको कार्बन 12 को चुना गया। ठीक है, बोलता है मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। बोलता है कार्बन 12 के मास कितना होता है सर? कार्बन 12 का जो मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट 12 एएमयू के बराबर होता है। एक एटम अगर कार्बन का उठाओगे तो 12 एएमयू के बराबर होगा। कितना? 12 एएमयू के बराबर होगा। यानी कि एएमयू क्या है? देखो, बोलता है मास ऑफ ऑल अदर एटम्स, मास ऑफ ऑल अदर एटम मतलब कार्बन को छोड़ करके, आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड। देखो, बोलता है कि अदर एलिमेंट के मास को मेजर किया गया किसमें? एएमयू में। किसके आधार पे? किसका रेफरेंस यूज करके? कार्बन 12 एलिमेंट के रेफरेंस को यूज करके। ठीक है, अब कार्बन 12 का क्यों यूज किया गया सर? देखो, बोलता है एएमयू, इसके मास को किसने मेजर किया गया? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में। अब ये एएमयू क्या है? बोलता है एएमयू इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, एएमयू का यूज किया जाता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर। ठीक है, तो 1 एएमयू बराबर क्या है? 1 एएमयू बराबर है 1/12 गुने मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, एक एएमयू बराबर क्या है? 1/12 गुने मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब यहाँ 1 बटे मास कार्बन 12 एटम क्या है? अब कार्बन के मास, कार्बन के 12 है ना, C12 एटम मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम को 12 से जब भागा देंगे तो 1 एएमयू बराबर जो वैल्यू आता है वो कितना आता है सर? 1.66056 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। इसको इतना नहीं याद रखोगे, तैसे याद रखो 1.66 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, सीधा ये याद रखो, छोटा। ठीक है, तो 1 एएमयू बराबर इतना होता है। अब प्रेजेंट टाइम में एएमयू को कई जगह पे रिप्लेस करके लिखा जाने लगा है क्या? यूनिफाइड मास यानी कि यू। क्या लिखा जाने लगा सर? यूनिफाइड मास यानी कि यू। ठीक है, चलो जो जो बेटा बता रहे हैं उसको कॉपी में एज इट इज कॉपी में लिखते जाना, छोड़ोगे पछताओगे। लिखते जाना, तुमको ये आगे समझने में चीजों को मदद करेगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है और एनसीईआरटी बुक को तो पढ़ना कंपलसरी है मेरे क्लास में। एनसीईआरटी बुक मेरे साथ लेके बैठो और एक तरफ मेरा लेक्चर देखो। जितने भी लेक्चर देख रहे हो उसका नोट्स बेटा जरूर बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे जाओगे, जब तुम प्रिपरेशन करोगे जेई का, नीट का या फिर बोर्ड का, तो वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, एकदम क्लास के तरह एकदम डिट्टू चीजों को पढ़ा रहे हैं, ना फास्ट ना स्लो, एकदम मॉडरेट स्पीड में चल रहे हैं ताकि तुम्हें समझने में बिल्कुल कहीं से दिक्कत ना हो। ठीक है, बात समझ गए? चलो आगे चलते हैं सर। आगे क्या है सर? आगे है सर इसको अगर डिफाइन कैसे करना पड़े, एक एएमयू को डिफाइन करेंगे कैसे? तो लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास को अगर आप 12 से भागा दे देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम 1 एएमयू कहेंगे। जैसा समझो, ऐसे क्या, अगर ये कार्बन 12 का एक एटम है, ठीक है, देखो एन एटम ऑफ कार्बन 12 भागा 12, तो जब इसको 12 से भागा दोगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलेंगे? 1 एएमयू। क्या बोलेंगे सर इसको? 1 एएमयू बोल देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, अब कार्बन 12 के एक एटम का मास अगर ग्राम में लेंगे तो कितना होता है सर? कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है वो है 1.9924 गुने 10 का पावर माइनस 26 केजी। कितना है सर? 1.9924 गुने 10 का पावर माइनस 26 केजी। अब इसको जैसे ही तुम क्या करोगे, 12 से भागा दोगे, कितना है सर? 12 से, जो वैल्यू आया 1.66 गुने 10 का पावर माइनस 27 केजी, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 एएमयू बराबर कितना आया? 1 एएमयू बराबर आ गया यहाँ पे
1.66 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। ये है हमारे पास 1 AMU। अब इस 1 AMU को कहीं पे लिखा जाता है डाल्टन भी, ठीक है, 1 AMU इक्वल टू 1 डाल्टन या फिर 1 U। व्हाट इज यू? यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है। ये एटॉमिक मास को सबसे पहले मेजर किसमें किया गया सर? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, या फिर ओनली फॉर यू में मेजर किया गया एक एटम के मास को। जैसे कार्बन का है ना 12 AMU, हाइड्रोजन का 1, 0 को हम स्किप कर रहे हैं, 0.00 को वैल्यू स्किप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU, समझ रहे हो? पॉइंट को हम स्किप कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। हाँ, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर। बोलता है आगे क्या, अब एटॉमिक मास यूनिट जो बनाया गया, AMU जो बनाया गया, एटम का ही बनाया गया। ऐसे समझो एटम क्या चीज है, अभी हम क्या बताएं। जैसे मान लो ये कटोरी है, इस कटोरी का मास लिखो। ये कटोरी का मास कितना होगा? इसके अंदर अगर 3 पत्थर डाल दिए, क्या पत्थर डाले? 3, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अंदर जो पत्थर डालेंगे उसका मास का सम ही इस कटोरी का मास होगा। आप समझ रहे हो? तो वही बोल रहा है कि मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास क्या होता है? एक एटम का मास जो होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल के मास का सम ही होगा। बोलता इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये तीनों के मास को तुम जोड़ोगे तो वही होगा एटम का मास। क्लियर है बेटा? है ना? हाँ, देखो जिससे बता रहे एकदम लिखो कॉपी में, बिना लिखे जाओगे पछताओगे। तो कॉपी में इसको नोट करो जल्दी से। समझ गए? है ना? चल अब इलेक्ट्रॉन का मास कैसे याद करना है? तो क्लास 9th में 10th में याद किया, उसी बात को बता रहे। देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है सर? 1.68 गुने 10 का पावर माइनस 27 केजी। और ये केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से भागा देंगे, कितना आएगा सर? 1.68 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। आगे बात करें सर मास ऑफ प्रोटॉन, क्या आया? ये 1.67 गुने 10 का पावर माइनस 27 केजी। और इस केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो सर? 1.67 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर है? हाँ। इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो सर? 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 31 केजी। इसको ग्राम में कन्वर्ट किए तो क्या आएगा सर? 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 28 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है ना? हाँ। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल का मास है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों को अगर जोड़ दोगे किसी भी एक एटम का मास निकल जाएगा। समझ रहे हो? हाँ। जैसे मान लो क्या, अगर हम बात करें कि हमको सर कार्बन 6 का मास बता दो। कार्बन 6 का मास क्या होगा? कार्बन 6 12। कार्बन में मास कितना है? कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। यही है ना इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना? इतना, 6 गुने इतना। प्रोटॉन का मास 6 गुने इतना। न्यूट्रॉन का मास 6 गुने इतना। ये सबको जोड़ोगे जो मास आएगा वो कार्बन का टोटल मास आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? हाँ। तो ऐसे ही करके निकालना होता है। बात समझ गए? क्लियर है? चलो आगे आगे चलते हैं सर। आगे क्या है? ध्यान से देखो। चलो अब आता है क्या यहाँ पे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन का मास कितना? 1.68 गुना 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। अब देखो 1 AMU बराबर क्या बताया तभी हम, देखो याद करो, 1 AMU बराबर है 1.66 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम, ये होता है। तो अब देखो 1.68 गुने 10 का पावर माइनस 24 को भागा दो, 1.66 गुने 10 का पावर कितना? 24 से भागा दो, कितना आ जाएगा? 0087। ये क्या है? AMU आया। कितना आया सर? AMU 1.0087 AMU आया। इसका रिलेटिव मास कितना सर? 1 है। ठीक है। इसमें देखो सर, इसमें ही भागा दोगे वही लगभग आएगा 1.00728 AMU। ठीक है। इसका रिलेटिव मास कितना है सर? 0.994। एक से कुछ ना कुछ छोटा आ रहा है। वही न्यूट्रॉन का देखो सर, न्यूट्रॉन का क्या है? न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1/1837 के आसपास आ रहा है। इससे भागा देंगे तो देखो, इससे भागा दोगे तो देखो, इसको भागा देंगे तो जो कटेगा उसका वैल्यू लिख रहा है, रेफरेंस में आ रहा है ना थोड़ा सा रेफरेंस। इसको भागा देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा मतलब 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 28 को भागा दो 1.66 गुने 10 का पावर माइनस 24 से, तो जो वैल्यू आएगा 0.005 AMU के आसपास आएगा। तो ये क्या होगा सर? एटॉमिक मास यूनिट। क्या होगा सर? एटॉमिक मास
यूनिट। यानी कि एक चीज देखो, इसका मास एक इसका मास 0.005, यानी कि इन लोग की तुलना बेटा इसका मास बहुत ज्यादा कम है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है कंपेयर टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत कम होता है। ठीक है, तो वही लिख रहा है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन बोथ ऑफ देम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, ये तब दोनों के तुलना में बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, हाँ, तो हेंस अब इतना छोटा है कि इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। हेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तुलना में उसका मास एक तरह से नेग्लिजिबल है। ठीक है, चलो इसको पूरे को नोट करो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड होता हूं। ठीक है, चलो जल्दी से ले लो। क्लियर है? चलो अब साइड होते। ठीक है, देखो अब आगे क्या है, अब देखो बोलता है क्या, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। बोलता है फॉर एग्जांपल वन एटम इज हाइड्रोजन। देखो एक एटम लिया गया हाइड्रोजन का जो 1.008 टाइम्स हैवियर देन एएमयू। एएमयू के तुलना में हाइड्रोजन का जो मास है 1.008 एमयू क्या ज्यादा है। ठीक है, बोलता है हाइड्रोजन का जो मास है एएमयू के तुलना में 1.008 टाइम्स क्या ज्यादा है। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, हाइड्रोजन एटम का मास है 1.008। इसको एएमयू में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? देखो एएमयू में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन का मास देना चाहिए। देखो इस पे क्वेश्चन दिया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है क्या। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आगे क्वेश्चन है। देखो उस क्वेश्चन को जाने से पहले यहाँ पे एक चीज समझो, एटॉमिक मास यूनिट किसके आधार पे लिया गया। देखो बोलता प्रेजेंट सिस्टम जो है कोई भी एटम के मास को कैसे कंसीडर करेंगे, तो बोलता है क्या, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 आइसोटॉप। मतलब एटॉमिक मास को मेजर करने का जो सिस्टम बना वो कार्बन 12 के एटॉमिक कार्बन 12 आइसोटोप के मास के इक्वल से बना है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? हाँ, आगे बोलता है नाउअडेज एएमयू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू। एएमयू को बेटा किससे रिप्लेस किया गया, यू से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इट्स गुड। ठीक है, देखो नोट करना, जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करो, बहुत मजा आएगा, सच बता रहे हैं, बहुत बहुत मजा आएगा अगर तुम इस क्वेश्चन को लिख लेते हो बढ़िया से तो। ठीक है, चल आगे। हाँ चल आगे क्या है, आगे देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन बताया उसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया हुआ है, ध्यान से समझो क्या क्वेश्चन दिया। देखो ध्यान से एक बार समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना दिया है सर। देखो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया, 1.6736 गुने 10 का पावर कितना -24 ग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास इतना है। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 एएमयू बराबर कितना होता है सर, 1.66 गुने 10 का पावर कितना -24 ग्राम। ठीक है, तो एएमयू में कैसे कन्वर्ट होगा सर, देखो इसको भागा दे दो, क्या 1.6736 गुने 10 का पावर -24 ग्राम बटे कितना 1.66 गुने 10 का पावर -24 ग्राम। बेटा भागा देंगे कितना आएगा 1.008 एएमयू आ जाएगा। ठीक है, यही बात कहना था। ठीक, क्योंकि एएमयू का मास कम है और एटॉमिक मास ज्यादा है, तो भागा देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू एक से बड़ा आएगा, तो 1.008 यू आ गया, एएमयू आ गया, या फिर तुम इसको यू भी लिख सकते हो। पीरियोडिक टेबल में जो मास मेंशन है वो यही वाला मास मेंशन होता है। बात समझ रहे हैं? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। देखो इसका सॉल्यूशन भी आगे दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या दिया सर। देखो बोलता है 1 एएमयू बराबर इतना मास 1.66, हम देखो 66 के बाद वाला तो हटा दिए थे, 1.66056 में 10 का पावर -24 ग्राम। बोलता है मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना दिया बेटा 1.6736 में 10 का पावर -24 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, देखा 1 एएमयू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू व्हाट। देखो ऊपर में हाइड्रोजन का, नीचे एएमयू का मास, भागा दिए कितना है सर, भागा देंगे 1.0078 के आसपास आएगा। अब देखो ये जो है 78 को कन्वर्ट कर देंगे 8 में। ठीक है, तो क्या होगा 1.008 एएमयू या फिर यू इज क्या एटॉमिक मास यूनिट किसका, हाइड्रोजन का। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना।
चलो जल्दी से लिख लो इसको, इसको जल्दी से नोट करो। अब देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट। अब सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है ऐसे ही कंसीडर किया गया है किसका, कार्बन 12 के आइसोटोप का यूज करके। आप समझ रहे हो, क्लियर है? चले आगे, चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो, नोट करने बिल्कुल मत भूलना। देखो मेरे क्लास में थोड़ा सा सीरियस रहना, मजाक मस्ती देखो बहुत कराएंगे, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ तो लो, इतना मजाक कराएंगे कि मजा आ जाएगा, लेकिन पहले पढ़ो। तो थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, अगर तुम मौज मस्ती के केस में ज्यादा भागोगे तो आईएससी उसके लिए बना ही नहीं, ठीक है? तुम साइंस के बच्चे हो, ठीक है? यहाँ पे कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है, तुमको हंसाते रहे हैं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब आता है सर एवरेज एटॉमिक मास, व्हाई वी नीड टू एवरेज एटॉमिक मास। एक सवाल है आपसे, क्यों जरूरत पड़ा सर एवरेज का? अब देखो यहाँ बेटा, एवरेज का जरूरत क्यों पड़ा, तुम पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखना, पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखना, टोटल कितने एलिमेंट है सर, 118 एलिमेंट है, क्लियर है? हाँ। अब सर 118 एलिमेंट में हम बात करें कार्बन के 3 आइसोटॉप, आइसोटॉप का मतलब क्या, एक ही कार्बन के 3 अलग अलग प्रकार के, जैसे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन कितना 14। हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप, एक हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, ठीक है? हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एटॉमिक मास इसका भी सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट। ये है क्या, हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूटेरियम, ठीक है? प्रोटियम ट्रिटियम, ठीक है? हाइड्रोजन प्रोटियम ट्रिटियम, ठीक है? देखो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक है? हाँ, वही हम बात करें नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन होता है कितना 14, एक नाइट्रोजन होता है 15, ठीक है? क्लोरीन का बात करें सर 17 क्लोरीन 35, दूसरा होता है क्या 17 क्लोरीन 37। बेटा देखो एक चीज यहाँ पे, एक ही एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप। अब ये आइसोटोप्स अब पीरियोडिक टेबल में क्या, इसके लिए 3 अलग जगह होगा, इसके लिए 3 अलग जगह होगा, इसके लिए 2 अलग जगह, ऐसा जगह लेगा तो पीरियोडिक टेबल कहीं बन पाता नहीं बन पाता। तो हेनरी मोसले ने एक दिमाग लगाया कि एक ही एलिमेंट अगर है और उसके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट, उसको आइसोटोप कहते हैं, उसके लिए उसके एटॉमिक मास को कैसे कंसीडर करें। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लाया एवरेज एटॉमिक मास का। किसका कॉन्सेप्ट लाया सर, एवरेज एटॉमिक मास का। ये किस पे काम करता था, ये परसेंटेज एबंडेंस पे काम करता था। जैसे मान लो एक कार्बन 3 आइसोटोप है, तो नेचर में तीनों मिलाकर के क्या 100% ही मौजूद होंगे। जैसे ये जो है ये है 98% लगभग, ठीक है? ये है 1% के आसपास है, और ये 0.0023% के आसपास, मतलब बहुत छोटा मात्रा में है, ठीक है? जैसे कार्बन 35 ये 75% के आसपास है, ठीक है? और ये 25% के आसपास है, ठीक है? तो परसेंटेज एबंडेंस के आधार पे एक फॉर्मूला बनाया गया जिसका नाम दिया गया एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है और सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को समझने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया क्या, एवरेज एटॉमिक मास। तो अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, समझ रहे हो, क्लियर है? पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा देखो। अब मेरे क्लास में जब पढ़ने बैठो ना तो अपने साथ पानी का बोतल, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी बुक, दिमाग खोल के बैठना, दिमाग बंद करके मत बैठना, ठीक है? हाँ चलो आगे, आगे चलते सर। आगे क्या है देखो, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्या कहता है कॉन्सेप्ट, हेनरी मोसले के बाद आता कॉन्सेप्ट पे। क्या कहता है कॉन्सेप्ट देखो, बोलता है जनरली नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए मोर देन वन आइसोटोप। बोलता है नेचर में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है उसके पास एक से अधिक आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब सवाल है सर व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग हो। एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग। जैसे ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है? सेम एलिमेंट भी सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है? सेम ए और बी दो एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है सर, सेम है, बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है। एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या सेम। तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है? इसको बोलेंगे क्या हम लोग, आइसोटोप। इसी को क्या बोलेंगे सर, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल में क्या आइसोटोप को जगह दिया गया एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्म में। तो अब इसके दोनों को मास निकालें किसके आधार पे, ये दोनों नेचर में मिलेगा 100% के अंदर ही मिलेगा। अब इसी 100% के आधार पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के आधार पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, इसके लिए फॉर्मूला कैसे बना, देखो इसके लिए फॉर्मूला बहुत ही प्यारा सा हम लोग लिख रखे हैं। क्या देखो, बोलता है कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज एटॉमिक मास परसेंटेज एविडेंस के आधार। मान लो क्या
ये नेचर में है 25% और ये नेचर में कितना है 75%। तो एवरेज एटॉमिक मास बटे क्या 25/100। देखो देखें क्या एवरेज एटॉमिक मास परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ए, जैसे ए ऊपर में 25/100 गुने एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास वहां पे वाई दिया है, कुछ ना कुछ देता 10 20 5 जो भी देता, ठीक है। उसी तरह क्या परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बी बटे 100 गुने एटॉमिक मास ऑफ बी, और ये मिला करके क्या बना, ये मिला करके बन गया हमारा क्या एक तरह से एवरेज मास बना, ठीक है। चलो इसको घेर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूला को सबको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इसी फॉर्मूला पे भी हम क्वेश्चन बना देंगे। चलो पहले इस फॉर्मूला को सही बच्चे लिखो कॉपी में, इस फॉर्मूला को लिखो, इसी फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चले आगे, चले आगे, चलो जल्दी से नोट करो। चलो चलो अब सवाल है सर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है सर। देखो अभी हमने क्या बोला कि द एवरेज ऑफ द मास, द एवरेज ऑफ द मास ऑफ द आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के आइसोटॉप के मास का जो एवरेज होता है उसी को हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ द मास ऑफ द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के आइसोटोप का जो एवरेज मास होता है उसी को हम एवरेज एटॉमिक मास कह देते हैं। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। हाँ आगे चले सर, चले आगे। देखो आगे आगे क्या है सर, आगे बात करते हैं सर, जैसे यहाँ पे कार्बन के 3 अलग अलग आइसोटॉप है। कार्बन के कितने आइसोटॉप है सर 3, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। प्राकृतिक में 3 अलग अलग आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, तीनों को मिलाओगे नेचर में तो 100% है, ठीक है। क्या है सर 100% है। देखो 6 कार्बन 14 का मास, देखो 6 कार्बन 12 कितना परसेंट प्रेजेंट है सर 98.9892%। 6 कार्बन 13 कितना परसेंट है सर 1.108%। देखो इसका मास कितना 12 फिक्स, इसका मास कितना 13.00335। वहीं कार्बन 14 का कितना परसेंट मौजूद है सर 2 गुने 10 का पावर -14, इसका एटॉमिक मास है 14.00317, ठीक है। बात समझ रहे हो। हाँ यानी कि इसका एवरेज एटॉमिक मास देखो, एवरेज एटॉमिक क्या होता है यहाँ पे परसेंटेज एबंडेंस 98.892 बटे कितना 100 गुने एटॉमिक मास कितना दिया सर 12 प्लस कार्बन 13 कितना 1.108 बटे कितना 100 गुने कितना 12 प्लस कितना 14.00317 बटे कितना 100 गुने कितना 12। क्लियर है। आगे चले, इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है। हाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भागा दो, या फिर 100 हमने कॉमन बाहर कर दो और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है। आप समझ रहे हो। हाँ देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो 12.0011 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया गया, देखो नीचे 100 था, 100 नीचे लिख दिया गया पूरा। देखो 98.92 गुने 12 यू, 1.108 गुने 13.00335 यू, 2 गुने 10 का पावर -10 गुने 14.00317 यू। ये तीनों को जोड़ दिया गया बेटा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया 12.011 यू आया। यही है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट किसके लिए, कार्बन का। कार्बन के तीनों आइसोटॉप का एवरेज एटॉमिक मास कितना आया 12.011, और यही मास तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में मेंशन है, ठीक है। बात समझ रहे हो। हाँ जैसे अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, जैसे हम बात करें थोड़ा सा, देखो ध्यान से क्या, जैसे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे 1.008 AMU ऐसे करके लिखा होता है पीरियोडिक टेबल, दिखा यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का मास 12.0011 यू, ठीक है। ये पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, हटा देते हैं। क्लोरीन का 35.5 AMU, ठीक है। पॉइंट में से लिखा होता है,
ठीक है, बहुत सारे। तुम्हारे पास नाइट्रोजन का मास 7 गुने 14.00 AMU। देखो जिसका पॉइंट में नहीं आया नहीं लिखा रहेगा, जिसका आएगा उसका लिखा रहता है। बात समझ रहे हो? तो ऐसे करके एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलो आगे आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो तो जो भी यहां मास बात किए ये पीरियोडिक टेबल में से लिखा होता है। पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखना, ऐसे पॉइंट में दिखेगा तुमको वैल्यू। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है। तो हम एनसीईआरटी बुक का तो सारा क्वेश्चन कराने का बोले हैं, तो करवाएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे, ताकि तुमको कभी भी कोई शिकायत दिक्कत बिल्कुल ना हो। तुम बोले मेरे से पढ़ लिया, तुमको केमिस्ट्री का तुम डॉक्टर बन जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा तुमको। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है सर? कैलकुलेट द एटॉमिक मास या एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से क्या करो? क्लोरीन का मास कैलकुलेट करो। बेटा कैसे करेंगे? फिर से सवाल देखो बेटा, क्लोरीन का मास 17 का, क्लोरीन का नंबर 17, नंबर 35, नेचर में कितना परसेंट है सर? 75.77% मौजूद है। इसका मोलर मास कितना? एग्जैक्ट मोलर मास होता है 34.9689। उस तरह क्लोरीन 17 का बात करें सर कितना है? 24.23। इसका मास है 36.9659। देखो कैसे लिखाएंगे एवरेज एटॉमिक मास, कैसे लिखेंगे सर? देखो एवरेज एटॉमिक मास क्या है यहाँ पे है 75.77 बटे कितना 100 गुने कितना गुने यहाँ पे 34.9689 प्लस क्या 24.23 बटे कितना 100 गुने कितना 36.9659। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 100 से भागा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भागा दे दो, तो बनेगा क्या बेटा? जो यहाँ पे आएगा वही होगा इसका एवरेज एटॉमिक मास। इसका वैल्यू आता है 35.5। देखो हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दिए होंगे, अच्छा नहीं रखे कोई बात नहीं, इसको तुम सॉल्व करना। ठीक है, मल्टीप्लाई गुना भागा कर लेना, आएगा 35.5 AMU। ठीक है, हाँ, और तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में यही मेंशन है क्या? देखो 17 क्लोरीन 35.5। पीरियोडिक टेबल में जो मेंशन होता है वो एवरेज एटॉमिक मास कहीं ना कहीं मेंशन होता है। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से नोट कर लो सही बच्चे। तो कॉपी में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बेटा, बिना नोट्स बनाने जाओगे बहुत ही पछताओगे, है ना? तो बना लीजिएगा नोट्स, क्लियर है? चलो आगे, चलो अब आगे देखते हैं सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अब आगे है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है? देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत क्यों पड़ता है? देखो अभी हम जब भी बात कर रहे थे तो एटम का बात कर रहे थे। अब एटम के मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जैसे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला H2 बना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन मिलने से बना हुआ है। तो एक हाइड्रोजन का मास क्या 1.008 प्लस दूसरा का 1.008, जोड़ दो क्या हो 2.016 हो जाएगा AMU। मतलब दो एक मॉलिक्यूल दो अलग अलग एटम से मिला हुआ है, दोनों के अलग अलग एटम के मास को जोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या? मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो? जैसे CH4, एक कार्बन का मास सर कितना? देखो एक कार्बन कैसे बना, ये CH4 कैसे बना? ये CH4 जो बेटा ऐसे बना क्या? एक कार्बन से और 4 हाइड्रोजन के मिलने से। देखो 12.011 प्लस 4 गुने 1.008, जोड़ दो 12.011 प्लस 4 के क्या 8 चौके 32। ठीक है, देखो 3 अंक, चलो 4.032, जोड़ दो सर कितना बनेगा? दो यहाँ पे 3 2 1 3 3 1 4.0। ठीक है, 4 16.043 AMU। यानी कि ध्यान दो क्या, अगर HCl का निकालने बोले तो सब देखो H का 1.011 प्लस कितना 35.5, जोड़ दो
देखो क्या होगा सर यहाँ पे 1.008 है ना, सॉरी 1.008। देखो कुछ नहीं, यहाँ पे 0 0 पुट कर दो तो पुट कर ही सकते हो, है ना। 805, ठीक है, 35 36.508 AMU, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ तो चल बेटा इसको लिख ले, है ना। क्लियर माय पॉइंट। हाँ चलो 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो एक तरह से क्या हुआ, एटम एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, उसी को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। चल अब देखो वही बात लिखे, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, वही लिखे हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल दी एटम्स। सभी एटम के मास को जोड़ते हैं, जो बनता है उसी को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर बोलता है मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल दी एटम्स, ऑल दी एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एलिमेंट के जितने एटम प्रेजेंट हैं उसके मास को जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बनता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन का लिखा जाए तो क्या होगा, CH4 12.011 AMU प्लस 4 गुने 1.008 AMU जोड़े क्या होगा 16.043 AMU। AMU इज यूज्ड, AMU कहां पे यूज किया जाता है, यूज टू एक्सप्रेस दी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। AMU यूज किया जाता है क्या, एक मॉलिक्यूल के मास को एक्सप्रेस करने के लिए। बात समझ रहे हैं। अभी हम एग्जांपल के साथ इसको करवा दिए, बेटा इसको लिख लेना, इस पे आगे बहुत सारा क्वेश्चन तुमको करवाएंगे, ठीक है। AMU को आगे चल करके ग्राम में बदल देंगे, जहां पे ग्राम एटॉमिक मास यूनिट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलो जल्दी से इसको लिख लो, लिख लोगे, चलो आगे। चलो अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज का बात करें, सर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया कैलकुलेट करने क्या, वाटर का C6H12O6। देखो कार्बन कितना, 6 कार्बन, 6 गुने कार्बन का 12.011 AMU, हाइड्रोजन का 12.1.008 AMU, ऑक्सीजन का 6.6 गुने 16.00 AMU ऑक्सीजन का लिया गया। देखो 12 गुने 6 72.066 AMU, 12 गुने 1 12.096 AMU, 16 गुने 6 96 AMU, ठीक है। तोड़ा जोड़ेंगे कितना 180.16 AMU, ठीक है। देखो ये पॉइंट के बाद जो है ना, जैसे 0.11 ये 0.008 ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर इन जनरल निकालते हैं तो देखो हम लोग को पॉइंट वाला वैल्यू ज्यादा लंबे समय तक तो याद रख नहीं पाएंगे, तो इसको नेग्लेक्ट करके लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम कुछ अभी कंपाउंड का लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट करके लिखेंगे। देखना जैसे देखो अगर हमको लिखना हो क्या, देखो अभी हम पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास सीधा कैलकुलेट करेंगे, H2O का निकालना, कैसे निकालोगे सर, 2 गुने H का मास हम सीधा लेते हैं 1 AMU लिख रहे हैं, ध्यान देना पॉइंट हटा दे रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का लेना सीधा 12 AMU, ठीक है। पॉइंट हम हटा रहे हैं, ध्यान रखना 2 + 1 कितना हो गया, सॉरी सही लिखे नहीं, ऑक्सीजन का 16 होता है, सॉरी 12 नहीं 16, ठीक है। देखो 16 2 कितना हो 18 AMU, क्लियर है। हाँ। दूसरा अगर कोई बोले क्या, और हम लोग लिख लेते हैं क्या, चलो लिख देते हैं क्या CO2। देखो CO2 में क्या है, कार्बन का 12 गुने 1 AMU, 16 गुने 2 AMU, ठीक है। देखो 12 के 12 प्लस 16 दूना 32 इक्वल टू कितना हुआ 44 AMU, ठीक है। हाँ। तीसरा देखो सर अगर कोई बोले HNO3 का निकालो, देखो सिंपल सी बात, हाइड्रोजन का कितना 1 AMU प्लस नाइट्रोजन का कितना 14 AMU, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना 16 गुने 3 AMU, जोड़ो कितना होगा सर 1 प्लस 14 प्लस 16 3 48, क्या होगा सर जोड़ो, और 8 4 12 1 13 का 3 कितने 1 4 1 5 1 6 63 AMU। बोलो इस तरह करके एटॉमिक मास यूनिट कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल का निकल जाएगा। बेटा ये पीरियोडिक टेबल से तुमको याद रखना हो, पॉइंट का वैल्यू तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो जैसे हमने कर दिया, ठीक है। हाँ जनरल ऐसे ही होता है, आगे जब तुमको पढ़ाएंगे तो जनरल ऐसे ही होगा,
ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे बात करते हैं बेटा, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। बेटा ऑक्जेलिक एसिड का मास क्या होता है, देखो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, देखो COOH। ठीक है, COOH यही होता है। इसका मास कैलकुलेट करने बोला, कैसे करोगे, देखो ऑक्सीजन कार्बन कितना 12 गुने 2 कर दो, ऐसे करो ऐसे करो। पॉइंट वाला वैल्यू हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो 2 गुने 12 AMU। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना 1 2 3 4, 4 गुने 16 AMU, प्लस क्या हाइड्रोजन कितना 2 गुने 1 AMU। देखो 12 दूना 24 प्लस 16 चौके 64 प्लस कितना 2, सही है। जोड़ दो सर, कितना होगा 4 2 6 6 4 10 पैकेट में एक, 4 2 6 4 10 पैकेट में एक, 6 2 8 1 9, 90 AMU। क्लियर है, या कोई दिक्कत है एक बार चेक कर लेते हैं। 12 दूना 24, ठीक है। ऑक्सीजन 16 चौके 48, ठीक है। 16 चौके 64, ठीक है। 32 64, ठीक है। 2 64 और 26 90, हाँ ठीक है AMU, ठीक है 90 AMU हो जाएगा। क्लियर है, तो हम पॉइंट वाला वैल्यू कंसीडर नहीं किए हैं, पॉइंट का वैल्यू कंसीडर करोगे तो ये वैल्यू बदल सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो इसका जो कैलकुलेट किया गया, यहाँ पे पॉइंट का वैल्यू कंसीडर कर लिया गया, साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल को भी लिया गया। 2 वाटर मॉलिक्यूल लेने से क्या हुआ, यहाँ पे ये बढ़ रहा है। ठीक है, 4 गुने ये वैल्यू क्या रहा, वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करने से बढ़ रहा है। हम वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं किए थे, साथ ही साथ पॉइंट वाला वैल्यू को हम कंसीडर नहीं किए, पॉइंट वाला वैल्यू लिया हुआ है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग टाइम है ना AMU, इसलिए हम ले रहे हैं। यही तुम जैसे जैसे आगे बढ़ जाओगे, देखना तुम खुद ही इसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने टाइम इतना याद पॉइंट वाला वैल्यू याद नहीं रहता है। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ। चलो इसको लिख लो, अगर वाटर मॉलिक्यूल को भी कंसीडर करेंगे तो ये 26.07 U आता। ठीक है, अगर मान लो इसके पीछे में दे लो, पीछे में देखो, अगर यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर लेते, ठीक है 2 वाटर मॉलिक्यूल और कंसीडर कर लेते तो क्या होता सर, देखो जोड़ दो यहाँ पे, वाटर का कितना होता है 2 गुने 18 AMU वाटर का होता है, 36 और जोड़ दो। ठीक है, 36 जोड़ दो कितना होता है 90, और 90 और 36 जोड़ेंगे तो 126 हो जाता है। ठीक है, 126 AMU, बात समझ रहे हैं, कैसे करके इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब आगे चलो सर, आगे बात करते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब आगे चलो, अब आगे आता है फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास क्या है, अभी तक हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात की, ये फॉर्मूला मास क्या चीज होता है, इसको अगर देखा जाए, ठीक है, तो जब 2 एटम मिलते हैं, ठीक है, तब फॉर्मूला बनता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला मास तब कंसीडर करते हैं जब कोई आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड सर, आयनिक कंपाउंड होता है, तब उसके लिए हम लोग फॉर्मूला मास यूज करते हैं। क्यों ऐसे यूज करते हैं सर, देखो NaCl, क्यों NaCl, देखो Na पे एक प्लस चार्ज होता है, देखो ये अगल बगल देखो, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन एटम, ये एग्रीगेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, देखो ठीक है, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। अरे एक मिनट को,
देखो इस फॉर्म में ये एग्रीगेट के फॉर्म में होता है, लेकिन मास केवल किसका, एक ही का कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो क्या, अगर बीच वाला मान लो क्या, ये एक जो है एक सोडियम एटम, ठीक है, देखो ये एक सोडियम एटम है, तो कितने से कनेक्ट है सर, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, मतलब एक कोई भी एटम जो है वो अपने 6 क्लोराइड आयन से कनेक्ट है, ठीक है। उसी तरह ठीक है, क्या है सर, 6 क्लोराइड आयन से कनेक्ट, वैसे ही एक क्लोरीन भी, ठीक है, एक क्लोरीन भी 6 क्या सोडियम आयन से कनेक्ट होता है। तो हम लोग एग्रीगेट का मतलब केवल एक ही को लेंगे, ऐसा नहीं 6 को लेंगे, एक को लेंगे, तो इसीलिए इसका नाम मॉलिक्यूलर मास से हटा करके फॉर्मूला मास लिया गया। जब एक फॉर्मूला लेंगे तो एक एटम को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक से जुड़ा नहीं होता है, मल्टीपल से जुड़ा होता है, लेकिन जब एक बार कैलकुलेट करेंगे तो एक ही का कंसीडर किया जाता है आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, इसीलिए इसका नाम फॉर्मूला मास दिया गया है, ठीक है। बाकी बात इसमें भी सेम टू सेम वही बात है कैलकुलेट करने का। देखो बोलता है इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, फॉर्मूला मास कहाँ यूज करते हैं सर, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। इन आयनिक कंपाउंड क्लस्टर्स ऑफ आयन एग्जिस्ट, बोलता है आयनिक कंपाउंड में क्लस्टर ऑफ आयन एग्जिस्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट आयन पेयर, ये कोई भी आयन पेयर बनाता नहीं है। बोलता इन आयोनिक कंपाउंड क्लस्टर्स ऑफ आयन एग्जिस्ट, क्लस्टर ऑफ आयंस एग्जिस्ट करता है, एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट आयन पेयर, यहां पे कोई भी इंडिपेंडेंट आयन पेयर नहीं बनता है। फॉर इंस्टेंस, एक क्षण के लिए सोडियम क्लोराइड यहां पे बनता है, 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, एक सोडियम आयन जो है 6 क्लोराइड आयन से जुड़ा होता है, एंड वाइस वर्सा। बोलता है हेंस NaCl फॉर्मूला मास इज यूज इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, बोलता है NaCl फॉर्मूला मास यूज किया जाता है, क्यों, मॉलिक्यूलर मास के बदले, क्यों, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो ये एग्रीगेट के फॉर्म में, देखो यहाँ पे है ना, ऐसे बोलेंगे तो इतना बड़ा मास ऐसे तो नहीं रहता है, इसको तो अलग अलग निकालते हैं, है ना, तो इसीलिए इसका नाम मॉलिक्यूलर मास रखा जाता है फॉर्मूला मास, सॉरी इसीलिए इसका नाम मॉलिक्यूलर मास नहीं रखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल देखने तो ऐसे दिखता है, तो ऐसे नहीं, हमको एक को देखना है ना, इसलिए इसका नाम फॉर्मूला मास लिया जाता है, ठीक है, स्पेशली इसी बात का ध्यान रखना, ठीक है, केवल आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। कैसे मास निकालेंगे सर, सोडियम का क्लोराइड का, देखो सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का मास कितना, सोडियम का मास यहाँ पे है 23, और क्लोरीन का मास कितना 35.5, क्या बना 58.5 AMU बन गया, ठीक है, 58.5 AMU बन गया। क्लियर है ना, क्लियर माय पॉइंट, आगे चले, ठीक है, आगे देखो, अब आगे आता है मोल। ये मोल क्या है, मोल जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, अभी तक हम फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है, इसको आप कॉपी में लिखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अगले क्लास में हम मोल के ऊपर चर्चा करेंगे। मोल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे, मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट बताया, उसमें से मोल एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोल को एकदम स्पेशल कल के क्लास में बताएंगे, लेक्चर नंबर 8 में, तो इसको जरूर पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।